नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, हरियाणा में आईपीएस के सुसाइड के बाद हालात बदल गए हैं। हर जगह इस सुसाइड को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्षी दल जो है वो भी सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर हो गए हैं, क्योंकि अभी तक इस मामले में जो आईपीएस ने सुसाइड किया है जिसने, उसका पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है और पहली गाज गिरी है जो रोहतक के एसपी हैं उन्हें हटा दिया गया है। हरियाणा के डीजीपी को हटाने की मांग जो है वो भी जोर शोर से की जा रही है और इस मामले में जो गिरफ्तारियां हैं उसकी भी मांग की जा रही है। और इसी को लेकर हमारे साथ बादली से कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। विधायक जी, अगर हम बात करें इस मामले की, जब इतने बड़े अधिकारी सुसाइड कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से आप इस मामले को देख रहे हैं? देखिए, धन्यवाद एक तो आपका। ये पूरे प्रदेश और पूरे देश के लिए बड़ा चिंता का विषय है। आपने देखिए, आज से 5-6 रोज पहले चीफ जस्टिस को जूता मारा जाता है। उसके बाद अब ये एडीजीपी को छोटी पोस्ट मिलती है, उसका सुसाइड करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जो बीजेपी की सरकार है, ये ना गरीब की, ना मजदूर की, ना किसान की, ना दलित की, ना युवाओं की, किसी की नहीं है। ये अपनी मर्जी और तानाशाही की सरकार ये चल रही है। और सबसे पहले मैं इस दुख की घड़ी में पी अवनीत कुमार और उसके पूरे परिवार को भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि शक्ति दे। उनके ऊपर ये एक दुख का बहुत बड़ा पार्ट टूटा है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल जी, खड़गे साहब, सभी और हुड्डा साहब, हम सब सारे मिलके इस परिवार के साथ खड़े हैं। जहाँ बात आपने कहा सुसाइड, देखिए कहीं ना कहीं इस मामले में सरकार फेल है। आज 5 दिन हो गए, उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तो क्या ऐसा दबाव है मुख्यमंत्री पे कि जो अधिकारियों का जब नाम आया है, परिवार मांग कर रहा है कि आप इनको तुरंत अपने पद से हटाएं, तो अपने पद से क्यों नहीं हटाया गया? एक एसपी लेवल के व्यक्ति को हटा के आप उंगली कटा के शहीद होने से बात नहीं बनेगी। जब परिवार मांग कर रहा है, जो अधिकारी हैं, अगर वो, मैं ये नहीं कहता किसी को निर्दोष फंसाएं, ये निर्दोष किसी को नहीं फंसना चाहिए, पर जो दोषी है, इतने बड़े अधिकारी की जो एक डेथ होती है, उस परिवार से जाके पूछो या उनके बच्चों से पूछो, उसकी माँ से पूछो। तो ये बड़ा एक गंभीर विषय है और इसमें पूरी जांच करनी चाहिए। जांच करने के बाद तय में जाए, जो दोषी उसको खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जब परिवार मांग कर रहा है कि भाई डीजीपी या एसपी या और जो है इनको हटा दीजिए, एसपी को हटाए तो डीजीपी को भी हटा दो। विधायक जी, जिस तरीके से जो सुसाइड नोट का सामने आया है उसमें कहीं ना कहीं एससी पर प्रताड़ित करने के आरोप लग रहे हैं, तो क्या दलित हैं इसलिए इन्हें प्रताड़ित किया गया? देखिए, मैं एक बात जरूर कहूँगा, अफसर है, चाहे वो दलित परिवार से हो, चाहे किसी जनरल परिवार से, ओबीसी, एससी, किसी से भी, ऑफिसर होते हैं। पर जहाँ तक दलित और उनकी बात है, मैं इस बात में नहीं कहता, पर सबसे बड़ी बात यह कि एक बहुत अच्छे ऑफिसर का खोना और एक जो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि भाई मुझे जाति शब्द कहे, मेरा अपमान किया, मेरी गाड़ी के आगे एसपी ने गाड़ी अड़ा के मेरा गनमैन को गिरफ्तार कर लिया, तो एक एडीजीपी लेवल का जो एक अधिकारी है, तो कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम था। जो उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि भाई इन अधिकारियों ने मेरे को हर जगह जलील करने की बात की है, तो उस पे हमने गंभीरता से सरकार ने कदम उठाना चाहिए और उस मामले की तह तक जाना चाहिए कि कितना टॉर्चर उनको किया है। देखिए, आत्महत्या करना, अपने आप को गोली मारना और एडीजीपी रैंक लेवल का कोई ये छोटा मामला नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा बात और उस पर कोई सुसाइड कर ले, ये एक गंभीर और बड़ी बात थी जिसकी वजह से ये मामला है। तुरंत बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री ने इस पे एक्शन लेना चाहिए था, उसी समय लेना चाहिए था। दोनों को जब एक किसी पे भी, चलो आप मानते हो कि ब्लेम है, तो ब्लेम इतने बड़े अधिकारी का सुसाइड होना, तो मुख्यमंत्री की क्या मजबूरी थी ऐसी को अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करे? उन पर तुरंत कार्रवाई करे और परिवार को
ये भरोसा दिलाए कि भाई नायब सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी, चाहे वो दलित है, चाहे गरीब है, चाहे पिछड़ा है, चाहे वो SC BC, चाहे जर्नल है। तो वो उनको भरोसा, अगर SC परिवार है, दलित परिवार है, तो वो इस बात का भरोसा उनके अंदर नायब सरकार दिलाए कि हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और वो जब तक उसमें कहीं ना कहीं ये फेलियर रहे हैं, इन्होंने उस परिवार को अपना कोई भी ऐसा भरोसा नहीं दिया गया कि वो उसमें कोई कार्रवाई करेंगे। आप लोग कहीं मोदी जी की तैयारियां कर रहे हैं, कहीं और फंक्शन कर रहे हैं, तो बड़ा दुख की बात है कि कितना बड़ा अधिकारी जिसका पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ, वो परिवार वहाँ तड़फ रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि राजनीतिक से ऊपर उठ के मैं भी मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ, जो इनके साथ जो एक अन्याय हुआ है, जो इस परिवार के पहाड़ टूटा है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई। विधायक जी, कई दिन हो चुके हैं इस मामले को लेकर, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? देखिए, मुझे इस बात से बड़ा दुख भी है और साफ संकेत इस बात के ये हैं कि किसी बड़े अधिकारी को बचाने के लिए काम किया जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं है तो मुख्यमंत्री पर कोई दबाव है। अरना जी, इससे पहले DGP क्या मंत्रियों पे भी कोई ब्लेम लगते हैं तो तुरंत इस्तीफा दे देता है। ये तो नैतिकता के आधार पे भी एक बनता है कि मुख्य DGP पे जब इतना बड़ा ब्लेम लगा है तो उसने इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों चिपके बैठे हैं, क्या कारण है? तो ये तो मैं क्या, आम जनता के दिमाग में ये बात है और ये सवाल है कि क्या कारण है, क्यों अभी तक इसको हटाया क्यों नहीं गया? आप SP को हटा दिया। एक SP से हटाने से बात नहीं बढ़ेगी। जब उन्होंने पूर्ण रूप से वो एक बड़े अधिकारी पे जब आरोप लगा रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये दाल में पूरा काला है और कहीं ना कहीं इस पर दबाव की ये जो राजनीतिक है, जो मुख्यमंत्री इस पर कोई फैसला नहीं ले पा रहा है। विधायक जी, आपकी पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं राव नरेंद्र जी, क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं बधाई देता हूं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष को और सबसे ज़्यादा हमारे CLP लीडर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मैं बधाई देता हूं। एक जो आपके अध्यक्ष बने हैं राव नरेंद्र जी, उनकी एक CD को जो लगातार वायरल किया जा रहा है, पुरानी वो CD है। देखिए, ये तो इस राजनीतिक में होता है कि कोई व्यक्ति जब एक ओहदे पे जाता है तो उसको रोकने के लिए कोई ना कोई, ये आज का मामला नहीं है, ये कोर्ट तक भी गया है और इसमें कितनी ये जो अभय सिंह चौटाला जी, ये खुद एक भ्रष्ट व्यक्ति है। अब छाछ तो बोल रहे भी छाल नहीं क्या बोले, इसमें 76 से वो एक खुद एक भ्रष्ट व्यक्ति है। और जो आदमी अपने परिवार के लिए, अपने सब के लिए, जो आदमी अहंकार के हर वक्त घोड़े पर सवार जो रहता है, जो व्यक्ति, वो ब्लेम लगाने से पहले अपने अंदर से उसने झाँक लेना चाहिए। और मैं पीछे अभय सिंह का बयान सुन रहा था। अभय सिंह 3-4 चीज़ों का जवाब दे। वो आता था कि रोहतक में क्या। अभय सिंह ही मुझे ये बताए। अभय सिंह कहता है कि भाई भूपेंद्र हुड्डा BJP की B टीम है। अभय सिंह मुझे 3 बातों का जवाब दे। उसी सदन का सदस्य मैं भी था, मैं भी हूँ, आज उसका बेटा है। और चौधरी देवीलाल एक महान नेता थे। मेरी आदत है, जो देश के लिए महान है वो रहेंगे। मैं पार्टी से ऊपर उठ के बात करता हूँ। मैं उनकी बहुत ज़्यादा, हमारा ताऊ देवीलाल के नाम से जो मशहूर हुए, वो किसान के, मजदूर के एक मसीहा थे। पर जो व्यक्ति जिसने चौधरी देवीलाल के नाम को डुबाने का काम किया हो, वो आज व्यक्ति हमें पाठ पढ़ाता है। उस व्यक्ति से पूछिए, आपने राज्यसभा में किसकी वोट दी? बताइए वो किसकी दी? राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, किसकी वोट दी? किसान बिल पास हो रहा था, किसके पक्ष में खड़ा था? उसके साथ साथ जब किसान आंदोलन चल रहा था, ठीक है, इस्तीफा दिया लास्ट में, मैं मानता हूं, पर वही परिवार, उनका ही भतीजा था ना डिप्टी CM, वो किस परिवार से था, क्यों था, बताइए। महम के अंदर आज ये रोहतक का अपना रोहतक कह रहा है, महम के अंदर सलाम कत्लेआम करवाने वाला व्यक्ति, वो आज रोहतक का हितैषी बनने की कोशिश करता है। और मैं अभी बयान पढ़ रहा था दिग्विजय का भी और इनका भी कि भाई कहीं हुड्डा साहब कहीं हमारे सामने आके बोलते थे, अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल राज किया प्रदेश का,
भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा भी है दीपेंद्र। कोई एक व्यक्ति ये बताए कि दीपेंद्र जो सांसद भी हैं, कोई एक व्यक्ति बताए, कोई एक अधिकारी बताए जिनको गाली गलौज तो छोड़ो, किसी अफसर या किसी आदमी को दीपेंद्र हुड्डा ने तुम तक शब्द कहा हो। उस परिवार की क्या करेंगे जिसने जो ये बात करते हैं। मैं मानता हूं आप एक ऐसी शख्सियत परिवार से चौधरी देवलाल, मैं अभी भी उस बात के लिए कह रहा हूं कि बहुत महान नेता थे, पर उनसे भी महान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का परिवार है। चौधरी मातूराम जी जो अंग्रेजों के साथ लड़े, इनके पिताजी स्वयं दादाजी चौधरी रणवीर सिंह जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और पूर्ण रूप से इस आज़ादी की लड़ाई लड़ी, संविधान में के मेंबर रहे। तो एग्जिट ऐसी बातें जो ये कर रहे हैं, जो मतलब डराने की बात कहते हैं। 24 घंटा आप देखते हो अभय सिंह चौटाला की जो एक लैंग्वेज होती है विधानसभा में, मैं उसे उस दिन आप मेरा विधानसभा का रिकॉर्ड निकलवा के देखना, जब स्पीकर को इन्होंने इतना अबेदस्पद कहा और वहाँ पे हमारे किसी स्कूल की या कॉलेज की लड़कियां भी पीछे उधर सत्र देखने के लिए आ रही थी। मैंने अभय सिंह को उठ के कहा था कि आप इस राजनीति के लायक व्यक्ति नहीं हो। क्यों नहीं हो? जिसको ये नहीं तमीज कि यहाँ हमारी बेटियां, हमारी बहन, हमारे स्पीकर का पद किसी पार्टी का नहीं होता, स्पीकर का पद भी, और ये हमारे लिए भगवान का मंदिर होता है और पूरा देश और पूरा प्रदेश देख रहा है। तो जिस व्यक्ति को विधानसभा में बोलने की लियाकत नहीं हो कि मैं बोल क्या रहा हूँ, वो क्या इस प्रदेश का भला करेगा? ये व्यक्ति वही लुटेरे वाली बात इनके अंदर है, वही बदमाश की तरह लोगों को धमकाने वाले। विधायक जी जगह जगह जहां भी जा रहे हैं, हर जगह की बात का प्रचार कर रहे हैं कि राज इस बार कांग्रेस पार्टी का आ रहा था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के साथ मिलकर जो है राज को बीजेपी के हाथों में सौंप दिया। देखिए, जो जीता वो सिकंदर होता है और ब्लेम करना आसान है। मुझे आप एक चीज गिनवाओ, कांग्रेस के नेता भी हाल ही में किसी से, कांग्रेस के नेता से मैं इस बात के लिए नहीं डरता हूँ, जो कांग्रेस का नेता इस बात के लिए मैं जो कहता हूँ, मैं अपने नेता राहुल गांधी जी के आगे भी ये बात कह के आया हूँ। मुझे ये बताइए, जितने कांग्रेस के सीनियर नेता थे वो कहाँ थे? क्यों संघर्ष नहीं किया? क्यों भूपेंद्र हुड्डा के, अरे यार भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के निशाने पर, भूपेंद्र हुड्डा जेजेपी के निशाने पर, भूपेंद्र हुड्डा आईएनएलडी के निशाने पर, भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के जो नेता हैं उनके निशाने पर हुड्डा। भाई एक व्यक्ति जो लड़ाई लड़ रहा है, जिसने किसान की, मजदूर की, हर व्यक्ति की जो लड़ाई को लड़ा, मैं मानता हूं आज हम नहीं जीते, पर किसी को ब्लेम लगाना कि अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी सारी सीटें जितवाई है, पर कहीं ना कहीं हमारी सबकी कमी है उसमें। चाहे मैं हूँ, चाहे दीपेंद्र जी है, चाहे हुड्डा साहब है, चाहे शैलजा जी है, चाहे रणदीप जी है, चाहे और नेता है, वो इसके लिए हम कहीं ना कहीं अपनी रणनीति में फैल हुए। और सबसे बड़ा जो हार का कारण आज मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप पानीपत जाइए, सोनीपत जाइए, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो शहरों की हैं, किसी में 29,000, किसी में 30,000, किसी में 5,000 ऐसे वोटें कटे। मेरे बादली हल्के के अभी हम करवा रहे हैं जो, क्योंकि राहुल जी ने जहाँ जहाँ हम इलेक्शन आ रहे हैं उनकी एक एक गांव की, एक एक बूथ की हम सर्वे करा रहे, कितनी वोट थी, कैसे क्या हुई। और आज एक लोग कहते हैं कि वोट चोरी नहीं हुई। मैं बताता हूँ वोट चोरी कैसे हुई थी। लोग हमसे भी पूछते कि आप कह रहे हो कि वोट चोरी कैसे हुई। वोट चोरी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये वोटर लिस्ट है, ये वोटर लिस्ट है, ये वोटर लिस्ट लेते हैं और वोटर लिस्ट को लेके बैठते हैं। उसमें ये करते हैं कि ये बताओ, इसमें आप अपने वर्कर को बैठा देंगे, ये बताओ कि 10 वोट ये किसकी है, इस परिवार की, जी बीजेपी की है, ठीक है, 10 वोट ये किसके हैं, कांग्रेस की है। क्या इनका चालसाजी जो देश की जनता ने, हरियाणा की जनता ने देखना चाहिए। उस 10 परिवार की जो कट्टर कांग्रेस की है, ऐसे ऐसे करके किसी की 4 वोट काट दी, किसी की 3 काट दी। और सपोज करो एक छोटा सा गांव है, उसमें 100 वोट या 50 वोट कट गई, तो 103 गांव मेरे बादली हल्के के हैं, कितनी वोट होगी? 10,000 वोट होगी। इसी तरीके से ये क्या करते हैं, जैसे आपका कोई रिश्तेदार है, उससे कहते हैं भी तू अपने बाहर के रिश्तेदारों का आधार कार्ड ले आओ, उनकी वोटों को बना देते हैं। ये वोट चोरी ये है, जिससे ये राज गया। इसमें कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कसूर नहीं, कोई दीपेंद्र जी का कसूर नहीं। और मैं तो धन्यवाद करता हूं हरियाणा की जनता का
हरियाणा की जनता ने कांग्रेस पार्टी का जो साथ दिया है, मैं हरियाणा की जनता को नतमस्तक होकर हरियाणा की जनता का धन्यवाद करता हूँ। विधायक जी, एक सद्भावना यात्रा चल रही है विजेंद्र सिंह की, तो क्या आप लोग उस यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, वीरेंद्र सिंह जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह बहुत सीनियर नेता हैं, हमारे कांग्रेस के नेता हैं। चलो वो एक बार कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए, वो एक अलग बात है, पर वो बहुत सीनियर नेता हैं और विजेंद्र सिंह को मैं बधाई देता हूँ। अच्छी है, अपने जो उन्होंने शुरुआत की है और हरियाणा के कोने कोने में जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कौन सा उनका विरोध कर रही है, कांग्रेस पार्टी सारी साथ है, कोई ऐसी बात नहीं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे CLP नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अगर ये कांग्रेस की उनका समर्थन और उनका मांगेंगे तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा भी जाएगा और वो भी जाएंगे। अभी तक जो ये यात्रा थी, ये विजेंद्र सिंह जी की यात्रा थी, कांग्रेस की यात्रा नहीं थी। लेकिन आपके जो प्रभारी हैं तो कह रहे हैं कि अगर कोई जाएगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं। ये बस बिल्कुल एक चीज है, ये जब कांग्रेस का झंडा लग के आ रहा है तो हम क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे, सब जाएंगे। हुड्डा साहब ने कहा तो है, और हुड्डा साहब बहुत बड़े दिल के नेता हैं। हुड्डा साहब ऐसा नहीं है, मैंने एक हरियाणा में कहने वाला खीर खाओ बांधे लटकाओ रीछ, तो यहाँ वही काम हुड्डा साहब के साथ हुआ है। हुड्डा साहब ने खाए, संघर्ष उनके आदमियों ने किया है, और खीर खाने के नाम पर और कोई आ जाते हैं। हुड्डा साहब ने पूर्ण रूप से हरियाणा में इस एज में होते हुए भी हरियाणा के जनता के हित की लड़ाई को मजबूती से लड़ा है। जहाँ तक बीजेपी की बात है, ये लोग कहते हैं यार एक बात, तो जो स्वतंत्रता सेनानी जो डरा नहीं गोरों से, वो क्या डरेगा चोरों से? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके परिवार अंग्रेजों से नहीं डरे, क्या इन चोरों से डरेंगे? विधायक जी, 1 साल हो गया है हरियाणा सरकार को बनी हुई, तो आप कैसे देखते हैं ये कामकाज? देखिए, मैं 1 साल का आज, हाँ बिल्कुल समय हो ही गया और सरकार बनने का 1 साल हुआ। मैं बधाई देता हूँ नायब सिंह सैनी जी को, पर नायब सिंह सैनी शरीफ आदमी है, अच्छी बात है, शरीफ होना अच्छी बात है, पर शराफत का राजनीतिक में कोई काम नहीं है। आज हरियाणा में अपराध, भ्रष्टाचार, लूट खसूट अफसर मानते नहीं है, अफसर मनमर्जी कर रहे हैं और देश में काम नहीं हो रहे। तो फिर 1 साल के नंबर अगर पूछोगे तो मैं तो इस नंबर में एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि भाई नायब सिंह सैनी जी को 1 साल पूरे करने पर मैं बधाई देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सरकार को जो है 1 साल भी पूरा हो गया और ऐसे में जो विधायक है कुलदीप सिंह का ये कहना है कि वो जो है सरकार को बधाई भी देते हैं, और दूसरी तरफ उनका ये भी मानना है कि प्रदेश के अंदर जो हालात है वो ठीक नहीं है। विधायक जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।